प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा हमारी किताब का दूसरा पाठ, जिसका नाम है सबसे सुंदर लड़की, और वह एक कहानी है। और इस सबसे सुंदर लड़की नामक कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आज हम इस वीडियो में इस कहानी के पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे वह आपको मैं बताऊंगा। इसका पहला प्रश्न है, हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे? प्रश्न एक बार फिर से सुनो। हर्ष और कनक, क्या है प्रश्न? हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे? इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर है हर्ष और कनक को तैरने का कई वर्षों का अनुभव था। वो पहले से ही तैरना जानते थे, कई वर्षों का अनुभव था, इसलिए वे समुद्र की लहरों में तैर सकते थे। उनको कई वर्ष का अनुभव था, इसलिए वो समुद्र की लहरों में तैर सकते थे। इसका मतलब उन्हें एक्सपीरियंस था पहले से ही तैरने का, इसलिए वो आसानी से तैर सकते थे। बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के मनुष्य के लिए लहरों में तैर पाना संभव नहीं होता। यदि कोई मनुष्य, व्यक्ति या बच्चा पहले प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो समुद्र की लहरों में नहीं तैर सकता। तो बिना अभ्यास के मनुष्य के लिए लहरों में तैर पाना संभव नहीं होता है। लेकिन किसी मनुष्य को तैरने का अभ्यास तथा अनुभव है तो वह चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा, सरलतापूर्वक समुद्र में तैर सकता है। तो बच्चा हो या बड़ा हो, यदि उसे पहले से प्रैक्टिस की है, अभ्यास है, तो वो आसानी से तैर सकता है। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, हर्ष का पिता क्या काम करता था? प्रश्न है, हर्ष का पिता क्या काम करता था? तो देखिए आंसर, हर्ष का पिता क्या काम करता था। हर्ष के पिता एक कलाकार थे। वह समुद्र में विभिन्न तरह की सीपियां, रंग बिरंगी कौड़ियां, सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर और बहुत तरह की अन्य वस्तुएं और अलग सामान या अन्य सामान लाते थे। उनसे वे विभिन्न तरह के खिलौने बनाते थे। तो क्या काम करता हर्ष का पिता? हर्ष के पिता एक कलाकार थे। वह समुद्र से विभिन्न तरह की सीपियां, रंग बिरंगी कौड़ियां, सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर और बहुत तरह की अन्य वस्तुएं लाते थे। उनसे वे विभिन्न तरह के खिलौने बनाते थे। तो इसका आंसर हुआ कि हर्ष का पिता एक कलाकार था। वो समुद्र से क्या करता, सीपी, शंख, कौड़ी आदि अनेकों प्रकार के पत्थर और बहुत सारी वस्तुएं या सामान लाता और उनसे खिलौने बनाता था। देखिए अगला प्रश्न क्या है? कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी? कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी? देखिए आंसर, क्यों बेचती थी? कनक अपनी माताजी का हाथ बटाने के लिए, शंख की मालाएं बनाकर बेचती थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माताजी मछलियां बेचकर घर चलाती थी। मछलियां बेचने से उन्हें अधिक आय नहीं होती थी। कनक शंख की मालाएं बनाकर तथा उन्हें बेचकर उनकी सहायता करने का प्रयास करती थी। तो क्यों करती? कि कनक का पिता की पहले मृत्यु हो गई थी, उसकी माँ मछलियां बेचकर घर चलाती थी, इसलिए कनक शंख की मालाएं बनाकर बेचती, जिससे कुछ पैसा मिल जाता तो वह अपनी माँ की सहायता करती थी, क्योंकि उसकी माँ अकेली थी, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये अगला प्रश्न है ख, मंजरी को कनक क्यों नहीं बहाती थी। दूसरी लड़की थी मंजरी, उस मंजरी को कनक बहाना मीन्स अच्छा लगना, वह अच्छी नहीं लगती थी, उसको पसंद नहीं थी। तो वह क्यों पसंद नहीं थी, देखिए क्यों पसंद नहीं थी। कनक तैरने में कुशल थी। कनक कैसी थी, तैरने में कुशल थी, मीन्स तैरना अच्छे से जानती थी, एक्सपर्ट थी तैरने में। और इसी कारण वह हर्ष के साथ समुद्र में दूर तक निकल जाती थी। मंजरी अच्छी तैराक नहीं थी, मंजरी अच्छे से तैरना नहीं जानती थी। हर्ष के साथ कनक को समुद्र में तैरते देखना मंजरी को अच्छा नहीं लगता था, अर्थात वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, ईर्ष्या करती थी उससे, उसे ज्वेलसी रखती थी कनक से मंजरी, इसलिए उसको अच्छी नहीं लगती। वह स्वयं हर्ष के साथ कनक के समान तैरना चाहती थी और खुद चाहती थी कि जिस तरह से वो कनक हर्ष के साथ तैरती है वैसे ही मंजरी तैरे, लेकिन उसको ठीक से तैरना नहीं आता था, इसलिए वह कनक को पसंद नहीं करती थी। तो ये कारण थे उसके, क्योंकि वह एक अच्छी तैराक थी, कुशल तैरना जानती थी और हर्ष के साथ तैरते हुए समुद्र में दूर तक निकल जाती थी। मंजरी को अच्छे से तैरना नहीं आता था और हर्ष के साथ कनक को समुद्र में तैरते देखना मंजरी को अच्छा नहीं लगता था। वह स्वयं हर्ष के साथ कनक के समान तैरना चाहती थी, इसलिए वह कनक को पसंद नहीं करती थी। अगला प्रश्न देखिए, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया। मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया। तो देखिए क्यों दे दिया मंजरी ने कनक को अपना खिलौना। कनक ने मंजरी की जान बचाई थी। क्या किया, कनक ने मंजरी की जान बचाई थी। कनक नहीं होती तो आज वह जीवित नहीं होती। उसकी नज़रों में, किसकी नज़रों में, मंजरी की नज़रों में कनक दुनिया की, मंजरी की नज़रों में कनक दुनिया की सबसे सुंदर और अच्छी लड़की थी, इसलिए मंजरी ने कनक को अपना खिलौना दिया था। इस तरह वह कनक के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहती थी, कि उसको थैंक्स बोलना चाहती थी खिलौना दे करके। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में ये एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है, नमूना, नमूना का मतलब होता है उदाहरण या एग्जाम्पल। सहेलियां सहेलियां नाचती हैं, वे गाती भी हैं। ये तो एक मानो एक एग्जाम्पल दिया है, इसका आंसर कैसे देना होगा। सहेलियां नाचती गाती हैं, नाचती हैं वे गाती भी हैं। तो हमें दो शब्द लेने हैं, कौन से, हमें केवल दो शब्द लेने हैं, नाचती और गाती, इन दोनों को हम डैश लगाकर मिला करके लिख देंगे। कहने का मतलब है कि दो सेंटेंस हैं, सहेलियां नाचती हैं, एक वे गाती भी हैं, दो सेंटेंस हुए। इन दो सेंटेंस से हमें एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाना है। सहेलियां नाचती गाती हैं, तो इन दो सेंटेंस से हमारा एक सेंटेंस बन गया। इसी तरह से प्रश्न में आगे ये सेंटेंस दिया है, इससे हमें एक सेंटेंस बनाना है। क्या कहती है, लहरें उछलती हैं वे कूदती भी हैं। क्या कहा कि लहरें उछलती हैं वे कूदती भी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, लहरें उछलती हैं वे कूदती भी हैं। तो उछलती कूदती दो शब्द हम लेंगे और एक सेंटेंस बना देंगे। कैसे, लहरें उछलती कूदती हैं, हमें ये बीच में जो डैश लगा है ये डैश लगाना होता है। जैसे अगला है, सब बच्चे हंसते हैं वे खेलते भी हैं। सब बच्चे हंसते खेलते हैं, ठीक है। मेरी माँ पढ़ना जानती है, वह लिखना भी जानती है। मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। इस तरह से हमारे ये आंसर हो गए।
दो सेंटेंस से एक सेंटेंस बनाना। अब अगला देखिए, एक ये एग्जाम्पल नमूना दिया है, क्या कहता है, ये नमूना है, एग्जाम्पल है, गुड़िया गुड़िया जैसी सुंदर। गुड़िया कैसी है? सुंदर है। वैसे यहाँ दिए हैं जैसे दूध जैसा, क्या होता है? दूध जैसा सफ़ेद। दूध जैसा सफ़ेद, यहाँ देखिए, दूध जैसा सफ़ेद, हाथी जैसा विशाल, रात जैसा काला, रुई जैसा मुलायम, चीनी जैसा मीठा। क्लियर है? ये सारे हो जाएंगे। अब अगला देखिए, प्रश्न बोलता है कि नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित खाने में लिखें। ये शब्द लिखे हैं, बहुत सारे शब्द हैं, इनसे कि ऐसे कि दयालु कौन है, डरपोक कौन है, साहसी कौन, सुंदर, अमीर, गरीब, समझदार, लालची, ईर्ष्यालु, अच्छी, मेहनती, आलसी, मूर्ख, लापरवाह, मनमौजी। ये सारे जो शब्द दिए हैं, ऐसी आदत, इस दोनों को कंपेयर करना, तुलना करना है, कनक में कैसी आदत है और मंजरी में कैसी आदत है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए, ये कनक है, कनक कैसी थी? दयालु थी। मंजरी डरपोक थी। कनक साहसी थी, मंजरी ईर्ष्यालु थी। ईर्ष्यालु ज्वेल्सी रखने वाली। और गरीब, कनक गरीब थी, मंजरी अमीर थी। कनक समझदार थी, मंजरी लालची थी। कनक अच्छी थी, मंजरी लापरवाह थी। कनक मेहनती थी, मंजरी मूर्ख थी। कनक मनमौजी थी, मंजरी आलसी थी। मंजरी सुंदर थी, कनक सुंदर नहीं थी। तो सारे शब्द हमारे खत्म हो गए, तो यहाँ हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न में आते हैं, ये देखिए, मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती या लगता है और क्यों? मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें कौन सुंदर लगता है या लगती है और क्यों? तो देखिए आंसर क्या कहता है, मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी, परंतु हमें कनक सबसे सुंदर लगती है। क्यों क्यों लगती है? इसके पीछे यह कारण है, इसका रीज़न यह है कि कनक मंजरी के समान सुंदर नहीं थी, परंतु हृदय से वह बहुत सुंदर थी। इसका मतलब वो सच्ची थी, ईमानदार थी और साफ हृदय की थी, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की नहीं थी। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं थी। वह मेहनती थी, अपनी माताजी की बहुत सहायता करती थी। वह बहादुर निस्वार्थ लड़की थी। मंजरी की जान बचाते हुए उसने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, अतः वही सबसे सुंदर थी। उसके गुण बहुत अच्छे थे। मंजरी में इन गुणों का अभाव था, कि जो आदत, जो गुण, जो अच्छाइयाँ कनक में थी, वो सारी अच्छाइयाँ मंजरी में नहीं थी। इसलिए हमारी दृष्टि में कनक ही सबसे सुंदर थी। मंजरी केवल रूप में सुंदर थी, जबकि कनक गुण में अच्छी थी, सुंदर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह बेचारी थी बड़ी गरीब। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी, पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है? तुम्हारे विचार में असली गरीब कौन है? देखिए प्रश्न ये हुआ, आंसर देखिए। हमारे विचार से असली गरीब मंजरी थी। जो मनुष्य असहाय और डरपोक होता है वह गरीब कहलाता है। जिसको स्वयं की रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़े
वही जिसको स्वयं की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़े, सही मायनों में वही व्यक्ति गरीब है। मंजरी को स्वयं पर अभिमान था, परंतु वह लहरों की चपेट में आई, तब उसका अभिमान चूर हो गया। अतः वही क्या है, असली गरीब है। कौन? मंजरी। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं? क्या क्या कारण हैं जिससे कि लोग गरीब होता है तुम्हारे विचार से? तुमने अपने गांव में, घर में, आसपास में, घर के आसपास देखा होगा, तो क्या कारण होते हैं उन लोगों के गरीब होने के? तो क्या कारण हो सकते हैं अक्सर? देखिए, हमारे विचार से अशिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, धन का अभाव और गरीबी के सबसे बड़े कारण हैं। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है और जिसके पास धन नहीं है, वो सबसे ज़्यादा गरीब है। तो एक कारण तो क्या हो, अशिक्षा और धन का अभाव गरीबी का मुख्य कारण है। मनुष्य अशिक्षित होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती। इस कारणों से मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी से बहुत कम पैसे मिलते हैं, इसलिए धन का अभाव बना रहता है। यही कारण है कि मनुष्य गरीब रहता है। तो मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा। अशिक्षा के कारण उसको अच्छा जॉब नहीं मिलता और पैसा नहीं मिलता, जिस कारण से वह अपने परिवार और बच्चों के अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाता और वह गरीब बना रहता है। अगला प्रश्न देखिए। अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है? कुछ उपाय, कुछ पॉइंट आप सुझाइए। अमीरी और गरीबी को कैसे दूर किया, इसके अंतर को, इनमें जो अंतर है कैसे दूर कर सकते हैं? अमीरी और गरीबी के अंतर को इस प्रकार दूर किया जा सकता है। किस प्रकार? शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। प्रसार से मतलब है कि शिक्षा का बढ़ावा हो, हर एक व्यक्ति पढ़ना चाहिए, कोई भी अनपढ़ ना रहे, अशिक्षित ना रहे। दूसरा, सरकार को देश में गरीबों के उत्थान के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। अगला एक पॉइंट है, गरीबों के वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। जो भी वो काम करते हैं उनको उचित दाम मिले, अच्छा पैसा उनको मिलना चाहिए, उनकी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए। अमीरों से अधिक कर लेना चाहिए, सरकार को अमीर लोगों से अधिक टैक्स लेना चाहिए, गरीबों से नहीं लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रयास करे जिससे गरीबों के बच्चों को अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो। तो सरकार ऐसा करे जिससे कि गरीब लोगों के बच्चे हैं वो क्या को अच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का उनको अधिकार प्राप्त हो। ऐसे सरकार को नियम बनाने चाहिए, तब जाकर ही सभी लोग शिक्षित हो पाएंगे या अच्छी शिक्षा पा सकेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है? क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है? यदि मनाया जाता तो हाँ बोलिए, नहीं मनाया जाता तो ना बोलिए। जैसे हाँ, मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे कितने दोस्त और संबंधियों का जन्मदिन मनाया जाता है और कितनों का नहीं मनाया जाता है? मेरे भैया, दीदी, मित्रों इत्यादि का जन्मदिन मनाया जाता है और मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। तो ये बात हुई जन्मदिन की, जो आपकी सोच पे है। आपका मनाया जाता है तो आप हाँ लिखिए, नहीं मनाया जाता है ना लिखिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, हर्ष का पिता समुद्र के किनारे रहता था। हर्ष का पिता समुद्र के किनारे रहता था। वह तरह तरह के खिलौने एवं मालाएं तैयार कर पास के बड़े नगर में बेच आता था। तुम अपने आसपास के कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करो। वे किन किन चीज़ों
से क्या क्या बनाते हैं। तो आपके गांव में, आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, किन चीज़ों से क्या क्या खिलौने या कुछ भी बनाते हैं, उसका आप पता करो। तो क्या क्या बना सकते हैं, देखिए। कुम्हार मिट्टी से कई प्रकार के घड़े, खिलौने, फूलदान, प्याले इत्यादि बनाते हैं। एक आंटी पुराने कपड़ों से विभिन्न तरह के सुंदर गलीचे, बैग, पायदान बनाती हैं। एक भैया एक भैया एक भैया पुरानी चूड़ियों के प्रयोग से सुंदर सजाने की वस्तुएं बनाते हैं। तो इस तरह से आपके आसपास कुछ लोग इस तरह बनाते हैं। तो आप इस तरह अपने आसपास जानकारी जुटाएं और वो सब बातें लिख सकते हो। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समुद्र से सीपी, कौड़ी, शंख, पत्थर इत्यादि प्राप्त होते हैं। पता करो उससे और क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। इसकी एक सूची बनाओ, एक लिस्ट इसकी आपको बनानी है कि इनके अलावा और भी समुद्र से क्या क्या मिलता है, जिनका क्या उपयोग होता है। देखिए क्या क्या मिलता है, क्या उपयोग होता है। समुद्र से सीपी वगैरह के अलावा नमक मिलता है, ये खाना बनाने के काम आता है। मोती मिलता है, ये आभूषण बनाने और औषधि बनाने के काम आता है, दवाइयाँ बनाने के काम आता है। आभूषण गहना बनाने के लिए काम आता है। फिर पेट्रोल, यह तरल पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के वाहनों को चलाने के काम आता है। मछलियाँ समुद्र से मिलती हैं, यह घर में रखने और खाने के काम आती हैं। समुद्री मूंगा, यह मछली घर में सजाने के काम आता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे सामान और भी समुद्र से मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हर्ष और कनक ने मंजरी को समुद्र से निकाला। इसके बाद उन्होंने मंजरी को प्राथमिक उपचार दिया। पता करो तुम कौन से प्राथमिक उपचार करोगे यदि क्या हो जाए, यह तुम्हारे साथ में किसी का हाथ गर्म चीज से जल जाए तो आप क्या करोगे। पैर में कांच घुस जाए तो क्या करोगे। कोई जहरीला जंतु काट ले तो क्या करोगे। तो क्या करोगे आप, ये पता करो, बताओ क्या क्या कर सकते हैं हम। मानो वहाँ डॉक्टर कोई भी नहीं है और इस तरह की घटना हो गई तो हम कैसे अपने साथियों की मदद कर सकते हैं। किसी का हाथ गर्म चीज से जल जाए तो क्या करेंगे, बर्फ मलेंगे या फिर ठंडे पानी के नीचे हाथ रख देंगे जिससे उसको जलन ना हो। जल्दी से बरनाल मलहम लगाएंगे। इसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जलने पर ये काम कर सकते हैं। पैर में कांच घुस जाए तो क्या करोगे, उसे किसी कुर्सी पर बैठाकर कांच निकालने का प्रयास करेंगे। कांच निकालने के बाद घाव को डेटॉल लगाकर साफ करेंगे। उसके बाद उसमें मलहम लगाकर पट्टी कर देंगे। यदि इसके बाद भी खून नहीं रुकेगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। टिटनेस का इंजेक्शन अवश्य लगवाएंगे। ये काम करेंगे। और कोई जहरीला जंतु काट ले तो क्या करेंगे, उस स्थान को साबुन से अच्छी तरह धोएंगे और घाव को ढक देंगे। किसी कपड़े से उस घाव को ढक देंगे। और क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाकर रेबिस रेबिस का इंजेक्शन लगवाएंगे। तो यहाँ तो उसने क्या किया, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया, किसके लिए, कांच घुसने पर। और किसी जहरीले जीव जंतु के काटने में, जैसे सांप बिच्छू कुछ काट ले तो क्या करेंगे, रेबिस का इंजेक्शन लगवाएंगे। ये बात हुई। अब आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत के मानचित्र, इंडिया के मैप को देखो। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। उन तीनों दिशाओं के नाम मानचित्र में भरें भरो। समुद्र के पास
वाले राज्यों के नाम भी भरो। तो कैसे करेंगे हम? हमारे भारत देश 3 दिशाओं से पानी से घिरा है और उनके पास वाले राज्यों के नाम भी लिखने हैं। कहाँ से घिरा है देखो। ये तीनों दिशाओं से घिरा है। इधर ये सब पानी है, ये सब पानी है और ये पानी है, केवल सामने पानी नहीं है। तो अब देखिए ये तो क्या हो गई, एक पूरब दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। इनके पास वाले राज्यों के नाम लिख सकते हैं। जैसे इधर ये पांडिचेरी, ये चेन्नई, ये तमिलनाडु, ये गोवा, इस तरह से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। हाँ, आंध्र प्रदेश हैदराबाद राजधानी है। ठीक है, इस तरह से आप इनके ये इधर केरल, ये राज्यों के नाम आप लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना न बनाने लगे हैं। इस वाक्य में सुंदर सा लगाकर, इस वाक्य में सुंदर सा शब्द लगाकर वाक्य बनाया गया है। तुम भी साधारण, बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, चौकोर, त्रिकोण शब्दों में क्या लगाना है? इन शब्दों में सा, से या सी का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। जैसे शब्द दिया है साधारण, अब हम साधारण क्या लगाएंगे? साधारण सा। साधारण सा, मेरा घर साधारण सा है। वैसे ही बड़ा सा, मुझे बड़ा सा पिज्जा खाना है। लंबा, मुझे लंबा सा भूत दिखा। गोल, गोल, मेरे पास गोल सा छल्ला है। चौकोर, चौकोर, मुझे चौकोर सी आकृति बनानी है। त्रिकोण, त्रिकोण से क्या बनेगा? त्रिकोण से कागज काटने हैं। त्रिकोण से। छोटा, मेरा घर छोटा सा है। इस तरह से आप ये बना सकते हो। इस तरह बच्चों हमारे इस पाठ के अर्थात जो कहानी है सबसे सुंदर लड़की, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर हल हो गए हैं, सारे प्रश्न हल हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में अगले पाठ की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप पढ़ना इसको।